सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने CMH रावलपिंडी का दौरा किया। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म ने CTD कॉम्प्लेक्स बन्नू ऑपरेशन में ज़ख्मी अफसरों जवानों की इयादत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि रियासत की रिट हर कीमत पर बरकरार रखी जाएगी। कहा कि हर तरह की दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशत गर्दों, सहूलतकारों, हमदर्दों का गठजोड़ ख़त्म करेंगे। अहमद मंसूर से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। जी बताइएगा। देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने CMH रावलपिंडी में जो CTD कम्प्लेक्स बन्नू ऑपरेशन में जख्मी होने वाले अफसरान हैं, जवान हैं, उनकी इयादत की है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी उनके हमरा थे। और जो वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने दहशत गर्दी, असलियत पसंदों और मददगारों के जो नेक्सिस है, गठजोड़ है, उसके खात्मे के अज़म का इजहार किया है। जो CTD कम्प्लेक्स को क्लियर करने वाले जवान हैं, उनकी जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान के अवाम की सलामती को यकीनी बनाने के लिए शोहदा और उनके खानदानों ने अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि रियासत की अमलदारी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा और किसी को भी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हासिल कामयाबियों के अमल को पटड़ी से उतारने की इजाज़त नहीं देंगे। ये भी वज़ीर आज़म ने कहा और साथ ये भी कहा कि ये कामयाबियाँ कौम और मुसल्लह अफवाज की बेमिसाल कुर्बानियों के नतीजे में हासिल की गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने CMH रावलपिंडी में बन्नू ऑपरेशन के ज़ख्मियों से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ज़ख्मी अफसरों, सिपाहियों की इयादत की। वज़ीर दिफा ने CTD कॉम्प्लेक्स क्लियर कराने वाले दस्तों की बहादुरी, हौसले को खिराज तहसीन पेश किया। अभी तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है, अभी नोटिस होना है। वोटिंग का मामला जनवरी के पहले हफ्ते तक जा सकता है। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तान खान कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है, कल असम्बली नहीं टूट सकती। गवर्नर पंजाब वज़ीर आला को डी नोटिफाई नहीं कर सकते। सदर ममलिकत को भेजने के लिए ख़त तैयार था, लेकिन फ़िलहाल रोक लिया है। गवर्नर साहब ने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने दो बातें की। एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बारे में, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, और एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बारे में लिखी, जिसका जवाब मैंने ये दिया कि सर आप थोड़ा सा भूल गए हैं। जो आपने एलिगेशंस लगाई हैं दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू यू। आपने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब इनके आपस में इख्तलाफात हैं और इस इख्तलाफात की वजह से चौधरी परवेज़ इलाही डज़ नॉट कमांड दी मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, विच इज़ नॉट करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, बट ही हैज़ टू डू नथिंग विद पंजाब। उनका पंजाब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो पंजाब के पार्लिमानी हेड हैं, ही हैज़ टू ऑर्डर कि आपने वोट किस को देने हैं। और कल चौधरी परवेज़ इलाही साहब की उनकी अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग भी हो गई। आपने देखा कि 10 के 10 MPs उसमें मौजूद थे। ये बात ख़त्म हो गई। परवेज़ इलाही आइनी तौर पर वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि परवेज़ इलाही एतमाद का वोट नहीं लेते तो आइनी रास्ता अपनाएंगे। उन्होंने कोई गलत काम किया तो पूरा इंतज़ाम कर रखा है। कानून के मुताबिक अब जब भी पंजाब असम्बली का इजलास हुआ तो वज़ीर आला का इंतखाब होगा। पंजाब की वज़ारत आला के लिए हमारे उम्मीदवार हमजा शहबाज होंगे। आइन गवर्नर को इजलास बुलाने का इख्तियार देता है। जब आइन किसी को कोई इख्तियार दे तो आर्टिकल 6 का इतलाक़ कैसे होगा? नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां जारी हैं। वापसी की तारीख नवाज शरीफ खुद देंगे। इमरान खान पंजाब में सियासी इंतशार का मरकजी किरदार है। एक शख्स समझता है कि वो हुकूमत में नहीं तो कोई असम्बली कायम नहीं रह सकती। पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा ने PTI को फवाद चौधरी से होशियार रहने का मशवरा दे दिया। कहते हैं फवाद चौधरी जिनकी गोद में खिला है उन्हीं की दाढ़ी नोची है। जो ये समझता है कि अगर मैं हुकूमत में नहीं तो फिर इसमें मुल्क में कोई भी असेंबली जो है वो नहीं रह सकती। अरे वो दोस्त, वो माइंडसेट जो हैं वो आज भी ये चाहते हैं कि हम अपने आप को इस कौम पर मुसल्लत रखें और मुख्तलिफ तरीक़ों से उन पे हमले रहें। कर्ज के नाम पर धोखा देने वाली मोबाइल एप्लीकेशंस के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। मुसाबकती कमीशन ने मोबाइल ऐप के जरिए सारिफिन को छोटे कर्जों में फ्रॉड का नोटिस ले लिया है। इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। मोबाइल एप्लीकेशंस के मालिकान की तलाश बड़ा चैलेंज बन गया है। ज़्यादातर एप्लीकेशंस के एड्रेस और राब्ते की मालूमात
फेक निकली हैं। कर्ज के नाम पर धोखा देने वाली मोबाइल एप्लीकेशंस के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वकास अजीम से। जी वकास। जी बस इलेक्ट्रिसिटी कमीशन का ये कहना है कि मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से उनको ये इतलात मौसूल हुई है कि पाकिस्तान में गूगल प्ले स्टोर के जरिए जो मोबाइल की एप्लीकेशन है उनके जरिए लोगों को छोटे कर्जे फराहम किए जा रहे हैं और उनको कार्ड के जरिए धोखाधड़ी की जा रही है। मुसाफिर कमीशन का ये कहना है कि इन इतलात का नोटिस लिया गया है और अब तहकीकात शुरू कर दी गई है, जिसमें यह देखा गया है कि मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए जो कर्जे फराहम किए जा रहे हैं उसमें लोगों को जो इश्तिहारात दिया जाता है उसके बरअक्स ओवर चार्जिंग किया जाता है और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ कमीशन ने ये भी देखा है कि जिन लोगों ने ये मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड की है उनकी तादाद तकरीबन 1 करोड़ तक पहुंच चुकी है, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन बनाने वाले के जो मालकान हैं उन तक पहुंचना बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से इसी पर बात करने के हमारे साथ मौजूद है साबिक डीजी साइबर क्राइम विंग अम्मार जाफरी साहब। सर बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कर्ज देकर फ्रॉड और ब्लैकमेल करने वाली इन कंपनीज के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है कानून के मुताबिक? देखिए, गुजारिश ये है कि जो फ्रॉड है ना वो आज की बात में सदियों चले आ रहे हैं, लेकिन उसके स्टाइल चेंज हो गए हैं। अब ये जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं, लोन्स हैं, सब चीज़ें हैं, अब ये इसमें पहले तो ये इनफॉर्मल काम होता था, लेकिन जब से रेगुलेशंस आए, बैंक्स आए, नेशनल ये अपना कार्ड सिस्टम आया, बायोमेट्रिक्स आए, अब लोगों ने SEC पे रजिस्टर भी कराना शुरू कर दिया, उसके बाद ये फ्रॉड हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि लोगों से पैसा लेना जो है ना ये बड़ी जिम्मेदारी की बात है, चाहे वो कोई लॉटरी है या कोई, मैं समझता हूँ ये लोन्स हैं या वट जो भी है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो हमारे कवानीन हैं ऐसा ही है कि वो बहुत क्लियर है इसके ऊपर, ये फ्रॉड के ज़िम्मे में आता है। और अब डिपेंड करता है कि जो SCCP है वो किस तरह केस मूव करती है, क्योंकि ज़ाहिर है जो रजिस्टर्ड कंपनी है ये SCCP पे रजिस्टर्ड की है, उनके डायरेक्टर, उनके मालकान, मैं समझता हूँ सबसे पहले तो इनके जो अकाउंट्स वगैरह उनको रोका जाए, उनकी जो एलाइड बिजनेस है उनको देखा जाए, फिर ये FIA जो है अपने फ्रॉड के जो केसेज हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड के, उनके कवानीन मौजूद हैं, उसके मुताबिक नेचुरली इसका केस पे तैयार करेगी। देखना पड़ेगा कि इसकी नौयत क्या है, इसकी लिमिट्स हैं। अगर ये फ्रॉड बड़ा है तो फिर नेचुरली कमेटी बनेगी इसके अंदर। फिर देखना है कि इस फ्रॉड के अलावा तो इन्होंने कोई अलाइड जुर्म नहीं किया, तो ये अभी कहना प्रीमेच्योर होगा कि इसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह लोग लुटते रहेंगे हमारे तो लोगों का इत्मीनान खत्म हो जाएगा। और जब SEC पे रजिस्टर करता है ऐसी कंपनी को, इसका मतलब ये होता है कि उसके मालकान, उनके तमाम पर्टिकुलर SEC के मौजूद हैं। फॉर्म 29 और फॉर्म A जो है वो हर साल इशू होता है, इनकम टैक्स स्टेटमेंट्स होती हैं, इसका मतलब है ड्यू डिलिजेंस तो होती है। लेकिन अगर कोई इसमें कमी थी तो फिर SEC भी जवाब दे इसका कि उन्होंने ऐसी कंपनियों क्यों अलाउ किया ऑपरेट करने के लिए पाकिस्तान में, जिनके मालकान का पता नहीं है। तो मैं समझता हूँ कार्रवाई होनी चाहिए और जरूर होगी, इसके कार्रवाई होनी चाहिए, जरूर होगी। सर एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग के जरिए जितने भी क्योंकि फ्रॉड चल रहे हैं उसी पे हो रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई बायोमेट्रिक तस्दीक नहीं होती, पता नहीं होता पैसे कौन निकलवा रहा है, दूसरे लोगों के नाम पे सिम में निकलवाई होती हैं। तो इसको रेगुलराइज करने के लिए अभी तक क्यों इकदाम नहीं किए गए? क्योंकि रोजाना कोई ना कोई मैसेज या फोन के जरिए लाखों की तादाद में फ्रॉड्स हो रहे हैं इस पर। अच्छा देखिए, ऐसा है कि हमारे मुल्क में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आई है, कोविड की वजह से बहुत तेजी से आई है। पहले एक स्लो पेस पे आ रही थी, कोविड की वजह से गवर्नमेंट की नई नई सहूलतें आई, जिस तरह की जितने भी आपके गवर्नमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स थे उसमें बायोमेट्रिक्स आए। लेकिन ये दुनिया हमेशा होता है कि जब कोई ट्रांसफॉर्मेशन आती है तो उसके जो अर्ली बेनिफिशियरी होते हैं फ्रॉड के लोग होते हैं, फिर वो चीज़ें स्टेबलाइज होती हैं। तो गवर्नमेंट शुड बी एहेड ऑफ कर्व, मैं समझता हूँ एहेड ऑफ टाइट, और जितने पॉसिबल फ्रॉड हो सकते हैं उसके ऊपर सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए। बेशुमार ऐसे इनिशिएटिव हैं, जैसे मैं एक इनिशिएटिव है हमारा अपना क्राइम स्टॉपर्स के नाम से हमने शुरू किया पाकिस्तान में, उसमें सिविल सोसाइटी आगे आती है। कि मैं फिर कहूँगा कि मीडिया की जिम्मेदारी भी है कि इशूज को खड़ा करे, ये सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी भी है कि वो आगे आए। ठीक है, मीडिया की भी जिम्मेदारी है, सिविल सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है कि इन मामला को आगे लेकर आएं ताकि इसका हल जो है वो निकाला जा सके। अम्मार जाफरी साहब साबिक डीजी साइबर क्राइम विंग्स हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगे बढ़े आपको बताएं कि ऑनलाइन लोन कंपनी से कर्ज लेने वाले मुतासरा शहरी अली रजा ने इनका तरीक़ा वारदात बयान किया है।
بتایا گیا ہے کہ قرض دینے والی کمپنی نے موبائل فون کانٹیکٹ لسٹ، فوٹو گیلری اور کیمرے تک رسائی مانگی تھی جو کہ مجبوری میں دینی تھی۔ متاثرہ شہری کا کہنا ہے کہ قرض کی واپسی میں تاخیر پر ہر ہفتے 600 روپے اضافی ادائیگی کرنا پڑی۔ متاثرہ شہری علی رضا نے بتایا کہ قرض دینے والی کمپنی کی جانب سے رشتہ داروں کو فون کر کے تنگ کیا جا رہا ہے۔ مجبوری کے تحت لیا تھا میں نے 30,000 روپے لون، اور ایزی لون کے ایپ سے نام یہ ہے، اور اس کے ساتھ بر وقت بھی ہے اور ایزی لون بھی ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ لون لے لیتے ہیں لیکن بعد میں اتنا کو تنگ کرتے ہیں نا، آپ کی ٹوسٹ سے بھی میں بتا نہیں سکتا آپ کو کتنا کو پریشان کرتے ہیں، گھر والوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ سر ویسے اس وجہ سے کیا تھا، میں نے جب لون لیا تھا تب ایک ان کی نا ایک پیٹرن ہے لوگوں کو لوٹنے کا، یہ طریقہ کار ہے۔ جب آپ نے لون ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہے نا تو وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہر چیز پہ الاؤ کرنا ہے، اگر آپ الاؤ نہیں کریں گے آپ کو لون نہیں ملے گا۔ مجبوری کے تحت میں نے سب کچھ الاؤ کر دیا تھا، جیسے کہ فون نمبرز ہو گئے، تصویریں ہو گئی، ویڈیو ہو گئی۔ سود کے مرض میں چارج کر رہے تھے کہ اگر آپ کو یہ اپنا لون بھرانا ہے، مطلب کہ آپ کو یہ آگے ٹائم چاہیے، لون آپ کو پے کرنے کے لیے آگے ٹائم چاہیے، کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کو ٹائم چاہیے، اور ٹائم کے لیے مجھے ہر ہفتے 600 روپے جمع کروانا پڑتا تھا۔ 600 جہاں جمع کرواتا تو وہ سمجھ لو کہ میری شامت ہے۔ ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے، لڑائی بھی ہوئی ہے میری اس چین چکر کے، جب میرے بنوائی کو، میری سسٹروں کو، تاکہ میری امی کو، میری سب رشتہ داروں کو انہوں نے کال کر کے اتنا کو ذلیل کیا اور تنگ کیا، جب تک میں نے پیسے نہیں جمع کروا دی۔ اور میں نے 3,000 لیا تھا اور 6,000 کچھ روپے میں جمع کروایا، مطلب کہ 3,000 وہ لیا، 600 وہ کٹوایا، پھر ایک ہفتہ استعمال کیا، پھر 600 کٹوایا، مطلب کہ 4 سے 5 ہفتے میں پیسے نہیں دے سکا۔ ہر ہفتے مجھے 600 روپے جمع کروانا پڑا، اور 600 روپے جب میرے پاس پیسے آئے مجھے وہ 6,000 تو 3,000 تو وہ چل گیا جو سے گیا تھا ہر ہفتے، اور 3,000 روپے جب تک میں نے جمع نہیں کرا دی وہ 3,000 کا 3,000 وہاں کا وہاں ہی تھا۔ آج میں نے لون لیا، ایک ہفتے بعد میں یہ تنگ کرنا شروع کر دیا، بھیا آپ کے پاس ٹائم تھوڑا، آپ کے پاس 1 دن رہ گیا، آپ پیسے جمع کرو۔ 180 دن 6 دن نہیں گزرے انہوں نے ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا۔ بالکل نہیں بتائی گئی تھی، سب کچھ انہوں نے کہا تھا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، مطلب کہ قسمیں اتنی بڑی کھا لی ہے کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ اتنی بڑی انہوں نے قسمیں کھائی تھی۔ اللہ پاک کی قسمیں، قرآن کی قسمیں، رسول کی قسمیں، پتہ نہیں کس قسمیں ڈال کے ہم سے انہوں نے مطلب کہ الاؤ سارا کچھ کروایا۔ میں نے 2 سے 3 ہفتے ان کا دفتر ڈھونڈا ہے، مجھے نہیں ڈھونڈا۔ ایک تھا کہ ان کا جو سا امپلائی تھا اس کی میری منہ ماری ہو گئی تھی، گالی گلوچ ہو گئی تھی، سب کچھ ہو گیا تھا۔ جیسے ہی لون آپ نے اس کو ریٹرن کیا، وہ نمبر گیپ، وہ سارا کچھ ہر چیز گیپ ہو جاتی ہے، وہ نمبر بلاک ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، آپ اس پہ دوبارہ کال کر ہی نہیں سکتے۔ میں آپ کو بتا تو نہیں سکتا کیونکہ گھر کا مسئلہ تھا، کیونکہ بنوائی کو بھی تنگ کرتے تھے، الٹی پلٹیاں باتیں کرتے تھے۔ میں تو برداشت کر رہا تھا کیونکہ میں نے لون لیا ہوا تھا، لیکن میری برداشت سے بھی ہاتھ باہر ہو گیا تھا۔ امپلائی تھے جیسے عام امپلائی ہوتے ہیں کہ کسی دفتر میں کام کرنے، ان کے بندے رکھے ہوئے تھے تو وہ بار بار تنگ کرتے تھے۔ ایک نے کال کی، مطلب کہ ایک فون نمبر سے کال نہیں آتی تھی، پھر انہوں نے اینڈ آر کے بھی لڑکی کا ذریعہ لیا تو اس نے مجھے رونا دھونا سنایا کہ جی میرے والد بیمار ہیں، میری امی ہاسپٹل ہیں، میری فلانی ہے، میری یہ ہے، میری انہوں نے سیلری لو کے لیے، آپ کی مہربانی مجھے نا پیسے کروا دیں، اگر پیسے نہیں ہیں تو مجھے 600 کروا دیں، اگر 600 بھی نہیں ہے جتنے آپ کے پاس ہیں اتنے کروا دیں۔ میرے پاس 400 کچھ روپے تھے اس ٹائم کے، آج سے 7 تھوڑی دیر دن پہلے، مہینہ پہلے نا میرے پاس تھے پیسے، اور کیا کہتے ہیں میں نے ان کو پیسے کے، اس نے اپنے پاس سے پیسے جمع کروا کے پھر 600 جمع کروایا، پھر 3-4 دن بعد میرے پاس پیسے آئے، پھر میں نے 3,000 اس کو جمع کروایا، پھر اس کے بعد اس کا بھی نمبر بند ہو، جو سا لڑکا تھا اس کے بھی بند، میرے پاس 6-7 نمبر تھے، وہ اس پہ میں نے دوبارہ کال کی، اس کے بعد سب کچھ نمبر بند، کوئی رابطہ نہیں، کوئی چین چکر نہیں، کچھ بھی نہیں تھا ان کے ساتھ۔ فورم آف ایڈوکیسی فار انوویٹو ریسرچ کے گروپ نے پیمرا ڈائریکٹر جنرل آفس کا دورہ کیا ہے۔ گروپ ریٹائرڈ بیوروکریسی، صحافیوں، سول سوسائٹی کے ارکان، بزنس کمیونٹی اور ڈیجیٹل میڈیا کے پروفیشنلز پر مشتمل ہے۔ اس موقع پر پیمرا کے ڈائریکٹر جنرل پنجاب محمد اکرام بکت نے وفد کے شرکاء کو پیمرا کے کردار، میڈیا کو درپیش مسائل اور دیگر متعلقہ معاملات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ شرکاء نے میڈیا ڈیولپمنٹ اور میڈیا ریگولیشن کے حوالے سے پیمرا کے کردار کو سراہا۔ فورم آف ایڈوکیسی فار انوویٹو ریسرچ کے گروپ نے پیمرا ڈائریکٹر جنرل آفس لاہور کا دورہ کیا۔ نجم سیٹھی نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ نجم سیٹھی نے 90 دن میں کرکٹ میں تبدیلیاں لانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔
हाफिज शहबाज अली की रिपोर्ट। रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आउट। नजम सेठी ने 4 साल बाद दोबारा बागदौड़ संभाल ली। नजम सेठी शकील शेख और नुमान बट के हमरा कदाफी स्टेडियम पहुंचे तो साबिक सदर लाहौर रीजन ख्वाजा नदीम, साबिक सेक्रेटरी फैसलाबाद राना अनीस अहमद खान, शहबाज अली, सरफराज अहमद समेत क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स की बड़ी तादाद ने इनका इस्तकबाल किया। पीसीबी दफ्तर का चार्ज संभालने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नजम सेठी ने कहा कि बोर्ड में फौरी तब्दीलियां नागुजीर हैं। पेशावर में 6 माह के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट वापस लाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि पेशावर हम ना जाएं, वहाँ स्टेडियम तैयार हो रहा है, मुझे एश्योरेंस मिल गई है, ऑलरेडी मेरी बातचीत हो चुकी है कि 6 माह के अंदर अंदर वो तैयार कर देंगे और एज सून एज द स्टेडियम इज़ रेडी हम जाएंगे, खेलेंगे पेशावर। नजम सेठी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐलान करदा टीम के बारे में कहा कि टीम में तब्दीली के हवाले से फैसला मैनेजमेंट कमेटी करेगी। एक क्रिकेट टीम अनाउंस हो चुकी है, पता नहीं मुनासिब है या नहीं है कि इस पर कोई तब्दीली लाई जाए या ना लाई जाए या इसको रहने दिया जाए। इसमें 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, 2, और वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसलिए इसके ऊपर अगर और कोई सवाल ना हो तो बेहतर है, बिकॉज इसके ऊपर अभी हमने कोई फैसला नहीं किया है। नजम सेठी ने 2014 का आइन डिपार्टमेंटल और रीजनल क्रिकेट की बहाली को अपनी अव्वलीन तरजीह करार देते हुए कमेटी की मीटिंग जल्द बुलाने का ऐलान किया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने मराकश का सरकारी दौरा किया है। सरबराह पाक बहरिया की मराकश नेवी के हम मनसब से मुलाकात हुई। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफा बहरी ताउन और मैरीटाइम सिक्योरिटी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मराकश के नेवल सरबराह ने इलाकाई बहरी अमन व इस्तेहकाम के क़याम में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। नेवल चीफ ने मराकश नेवी को आइंदा बरस पाकिस्तान में होने वाली 8वीं बहरी मश्क अमन और पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2023 में शिरकत की दावत दी। नेवल चीफ ने मराकश नेवी की मुख्तलिफ तनसीबात का दौरा भी किया। नेवल चीफ के दौरे से दोनों ममालिक की बहरी अफवाज के माबैन बहरी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।